हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में आपके कम वेटेज वाले सब्जेक्ट को कवर करेंगे। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट हैं जो 2 नंबर के हैं और इनका कुल वेटेज रहेगा 10 नंबर का। तो आज की वीडियो में अपन 10 नंबर के क्वेश्चंस को 10 नंबर के पोर्शन को कवर करेंगे अच्छे से। पहला सब्जेक्ट है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, फिर कंपनी एक्ट, साइबर एक्ट, एनवायरमेंटल लॉ और लैंड एक्विजिशन एक्ट। ये टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हैं जो मिला करके 10 नंबर का वेटेज रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट 1 बौद्धिक संपदा कानून, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। मैं सीधे ही आपको सवालों के जवाब बताऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है, 2 दिन रहा है एग्जाम में, तो सीधे आंसर को ही पढ़ेंगे। चलिए, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पेटेंट प्रदान किए जाते हैं? तो पेटेंट के लिए अपने अलग से एक्ट है, पेटेंट अधिनियम 1970, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस अधिनियम के तहत भारत में कॉपीराइट की सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो कॉपीराइट के लिए कॉपीराइट अधिनियम 1957 बना हुआ है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जीआई टैग का पूर्ण रूप क्या है? जीआई की फुल फॉर्म बतानी है, ज्योग्राफिक इंडिकेशन फुल फॉर्म होती है। और जीआई टैग पहली बार मिला था दार्जिलिंग की चाय को 2004 में, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में ट्रेडमार्क का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है? ट्रेडमार्क होता है 10 वर्षों के लिए, सीधा ही। अगर ऑप्शन मिल जाए तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पेटेंट के लिए आविष्कार का क्या आवश्यक गुण होना चाहिए? तो आविष्कार में नवीनता होनी चाहिए, गैर स्वाभाविक होना चाहिए, औद्योगिक उपयोगिता होनी चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कॉपीराइट की अवधि भारत में लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्षों तक रहती है? 60 वर्षों तक रहती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बौद्धिक संपदा का कौन सा रूप लोगो और ब्रांड नामों की सुरक्षा करता है? तो वो ट्रेडमार्क होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्पीड ऐसी ही रहेगी। इस सवालों ये जो कैटेगरी है, मैंने 4 कैटेगरी बना रखी है। 1 मिनट के लिए आप रुक जाओ, मैं आपको 4 कैटेगरी बताता हूँ। ये मैंने एआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी प्लान बनाया 4 दिन का, 17 दिसंबर को बनाया था, लेकिन आज तारीख है 19, यानी कि अब ये 4 दिन का नहीं रहेगा, 2 दिन में आपको कवर करना पड़ेगा। यानी कि 2 दिन में आपको ये वाले 2 पोर्शन कवर करने हैं। 19 और 20 तारीख को आपको ये करना है। ये कुल मिला के आपके हो जाएंगे 46 और 67 नंबर का पोर्शन हो जाएगा। 2 दिन में आपको ये करना है, ऐसे 67 नंबर का पोर्शन हो जाएगा। और फिर आपको ये 2 पोर्शन 21 तारीख को करने हैं एग्ज़ाम से पहले, तो कुल मिला करके 33 नंबर का पोर्शन ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप स्टडी प्लान सेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने सारी 19 सब्जेक्ट दे रखी है, कैसे आपको फॉलो करना था, ठीक है। लेकिन अब 2 दिन ही रहे हैं, तो सीधा ही आपको 2-2 दिन में कंप्लीट करना है पूरे कोर्स को। तो ऐसे पढ़ के भी आप एआईबी को क्लियर कर सकते हो। चलिए फिर से चलते हैं अपन सब्जेक्ट पर। ये आपका पोर्शन है जो मैं आपको पूरा करवा रहा हूँ 10 नंबर का। इससे पहले मैंने पूरा करवा रखा है। सबकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है, सभी की पीडीएफ। ये जो चारों कैटेगरी है जिसमें 19 सब्जेक्ट है, सबकी ही पीडीएफ 4 भागों में बांट के मैंने दे दी है टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तैयारी कर लो अच्छे से, यह भी क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक डिजाइन की सुरक्षा करना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सीधे सवालों के जवाब बताऊंगा, समय बहुत कम है तो स्पीड ऐसी ही रहेगी। किस प्रकार के अधिकार सार्वजनिक डोमेन में आते हैं? कॉपीराइट जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी हो, पेटेंट समाप्त हो चुके हो, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए हो, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
पेटेंट अधिनियम 1970 में संशोधन कब किया गया था? तो ये हुआ था 2005 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फेयर यूज का सिद्धांत किस बौद्धिक संपदा से संबंधित है? तो फेयर यूज है कॉपीराइट से संबंधित, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भौगोलिक संकेत टैग मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये कृषि उत्पाद के लिए भी उपयोग किया जाता है, हस्तशिल्प के लिए भी उपयोग किया जाता है, औद्योगिक उत्पाद, तीनों के लिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग चिकित्सा प्रक्रियाओं की सुरक्षा के लिए नहीं किया जा सकता? तो पेटेंट का नहीं किया जा सकता, बाकी सबका किया जा सकता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स समझौते को कब अपनाया गया? 1995 में अपनाया गया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 1 जनवरी 1995 को लागू हुआ था। कॉपीराइट का संरक्षण किन क्षेत्रों में लागू होता है? तो कॉपीराइट साहित्यिक कार्य, संगीत कार्य, सॉफ्टवेयर सभी में लागू होता है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, डिजाइन के पंजीकरण के लिए भारत में अधिकतम अवधि डिजाइन के लिए है 15 वर्ष, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पेटेंट के अनुदान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुदान प्रक्रिया कहा जाता है ग्रांट प्रोसीडर, नहीं, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हो सकता है पेटेंट के अनुदान की प्रक्रिया को कहा जाता है परीक्षण, ये होगा, ये नहीं होगा, ये यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परीक्षण, एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में ट्रेडमार्क का पंजीकरण किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो ट्रेडमार्क के लिए ट्रेडमार्क कार्यालय बना हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में पहली बार जेई टैग किस उत्पाद को दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 में। चलिए नेक्स्ट, किस अधिनियम में भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसके लिए जेई एक्ट बना हुआ है अलग से, तो भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय आईपीआर नीति, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, कॉपीराइट का अधिकार मूल रूप से किसे प्रदान किया जाता है? मूल रचनाकार को, ओरिजिनल क्रिएटर को प्रदान किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के मानक स्थापित किए गए थे? ट्रिप्स समझौते में किए गए थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान आपत्ति दर्ज करने की अवधि क्या है? 4 महीने हैं, 4 महीनों में आपत्ति दर्ज की जा सकती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत पंजीकृत डिजाइन की अधिकतम अवधि 15 वर्ष होगी। नेक्स्ट, कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत किस प्रकार के कार्यों को कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान की जाती है? साहित्यिक, कलात्मक, संगीत, नाटकीय, सिनेमा, ध्वनि रिकॉर्डिंग, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, किस प्रकार की बौद्धिक संपदा व्यापार रहस्य के अंतर्गत आती है? तो आती है औद्योगिक गोपनीयता, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, ट्रिप्स समझौता किस संगठन के तहत आता है? ट्रिप्स समझौता आता है विश्व व्यापार संगठन, यानी कि WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत पेटेंट की अधिकतम अवधि कितनी होगी? 20 वर्ष की होगी। पेटेंट हमेशा 20 वर्षों के लिए होता है। AIB 17 में पूछा गया है, AIB 18 में पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत जबरन लाइसेंसिंग का उद्देश्य क्या है? आवश्यक दवाओं तक
सुलभता प्रदान करना, यानी कि आवश्यक दवाओं तक सुलभता बढ़ाना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 33, किस अधिनियम के तहत भौगोलिक संकेतों का संरक्षण दिया जाता है? तो ये जीआई टैग, इसके लिए अलग से ही एक एक्ट बना हुआ है भारत में, जीआई पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, बौद्धिक संपदा अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? रचनाकारों को उनके कार्यों का संरक्षण देना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बौद्धिक संपदा किसका संरक्षण करती है? नवाचार और विचार का संरक्षण करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप देख लोगे इतना ही सफिशिएंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बौद्धिक संपदा अधिकार के कितने मुख्य प्रकार हैं? टोटल 4 प्रकार हैं। ऑप्शन डी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट। पेटेंट 20 वर्षों के लिए होता है, ट्रेडमार्क होता है 10 वर्षों के लिए। नेक्स्ट, बौद्धिक संपदा शब्द का पहला उपयोग 19वीं शताब्दी में किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, वीपो का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बौद्धिक संपदा कानून के तहत कौन सा अधिकार साहित्यिक और कलात्मक कार्यों को संरक्षित करता है, कॉपीराइट करता है? तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भौगोलिक संकेत का क्या अर्थ है? भौगोलिक संकेत उत्पाद की गुणवत्ता और स्थान से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। हमेशा उपरोक्त सभी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ट्रिप्स समझौता किसका हिस्सा है? तो ये WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, किस प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार ब्रांड नाम और लोगों को संरक्षित करता है? तो ट्रेडमार्क करता है। ऑप्शन सी पूछा गया है AIB 18 में IPL की जर्सी का एग्जाम्पल देकर के। नेक्स्ट, वीपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा में है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पेटेंट अधिनियम 1970 भारत में किसके लिए लागू किया जाता है? आविष्कार के लिए पेटेंट लागू होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत कॉपीराइट का संरक्षण प्रदान किया गया है? ये पूछा जाता है। बर्न कन्वेंशन याद रखना है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में ट्रिप्स समझौते को किस वर्ष लागू किया गया? तो 1 जनवरी 1995 को लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस है जो आप पढ़ सकते हो PDF लेकर के। मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, सीधे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाऊँगा। आप पढ़ सकते हो केस को वीडियो को रोक करके। सब्जेक्ट नंबर 2, कंपनी कानून। इसका वेटेज भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का है। कंपनी अधिनियम 2013 किस दिन प्रभावी हुआ? इन्फोर्समेंट डेट बतानी है। तो इन्फोर्समेंट डेट है 1 अप्रैल 2014। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सीमित देयता का सिद्धांत क्या इंगित करता है? लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि इसका आंसर होगा शेयरधारकों की देयता उनके निवेश तक सीमित होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? बता दूं, निजी कंपनी में ये रेशियो पकड़ के चलता है, न्यूनतम 2, अधिकतम 200। दिख जाए ऑप्शन में तो टिक कर लेना। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कंपनी में न्यूनतम कितने निदेशक होने चाहिए? AIB 18 में पूछा गया था। 3 होने चाहिए। ठीक है, डायरेक्टर 3 होने चाहिए न्यूनतम एक पब्लिक कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंपनी का अलग कानूनी अस्तित्व किस मामले में स्थापित किया गया, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी किस केस में एस्टेब्लिश की गई थी? तो केस था सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है कंपनी का। इसमें ही बोला गया था कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व
होता है। नेक्स्ट, कंपनी का कौन सा दस्तावेज इसके उद्देश्यों को सीमित करता है? तो उद्देश्य बताने वाले दो आपको बता देता हूं, दो दस्तावेज होते हैं कंपनी के मेन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये होता है मेन ऑब्जेक्ट, मेन दस्तावेज जो कंपनी के उद्देश्य को बताता है, और ये होता है कंपनी का आंतरिक प्रबंध करने वाला दस्तावेज। तो इसका आंसर होगा उद्देश्य संगम ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अधिकृत पूंजी क्या होती है? ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कंपनी की एक तरह से मैं बता दूं हाईएस्ट लिमिट होती है, तो कंपनी द्वारा अधिसूचित अधिकतम पूंजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, CSR लागू करने के लिए कंपनी का नेटवर्क कितना होना चाहिए? 500 करोड़ का होना चाहिए, 500 करोड़ का होना चाहिए। दिख जाए ऑप्शन में, बिल्कुल, तो आप सही कर लेना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अंशदायी सदस्य कौन होते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंबर वो होते हैं जो कंपनी के समापन पर, वाउंड अप जब होता है कंपनी का, उस समय वो पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, कंपनी के मुख्य उद्देश्य को कहाँ लिखा जाता है? मुख्य मेन ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि संगम ज्ञापन में, ज्ञापन पत्र भी कहते हैं जिसे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती? सभी कंपनियां करती हैं सिवाय गैर लाभकारी कंपनियों के, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी गैर लाभकारी कंपनियां। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निदेशक कब अयोग्य घोषित किया जा सकता है? दिवालिया हो जाए तब, और अपराध में दोषी हो जाए, कॉन्विक्ट हो जाए तब भी, और 12 महीनों तक लगातार अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है तब भी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपनी के उपनियम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का उद्देश्य क्या है? कंपनी के आंतरिक प्रबंध को नियंत्रित करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित में से कौन से मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति KMP में शामिल नहीं है? स्वतंत्र लेखाकार शामिल नहीं होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन सा प्राधिकरण भारत में सूचीबद्ध कंपनियों को नियंत्रित करता है? तो उसके लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना कर रखी है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पहली बार ऑडिटर की नियुक्ति कब की जाती है? 30 दिनों के भीतर भीतर करनी होगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सार्वजनिक कंपनी को अपनी पहली वैधानिक बैठक कब आयोजित करनी चाहिए? तो पहली बैठक होगी पंजीकरण के 6 महीने के भीतर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ज्ञापन पत्र में मुख्य खंड कितने मुख्य खंड होते हैं? 6 मेन क्लॉज होते हैं, तो ऑप्शन बी। नाम वाक्य, उद्देश्य वाक्य, ऐसे कुल मिला के 6 मेन क्लॉज होते हैं। 19, पब्लिक कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम कितने निदेशकों की आवश्यकता होती है? पब्लिक के लिए न्यूनतम 2, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर भी ऑप्शन देख लेना, यहां पर गलत प्रिंट हो गया, सॉरी, फिर से पढ़ते हैं। पब्लिक कंपनी, बिल्कुल पब्लिक कंपनी पूछा है तो 3 है, यहां पर मैंने निजी कंपनी समझ लिया था। पब्लिक कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम, ये वापस रिपीट हो गया है, इससे पहले भी पूछा गया है तो ये रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर निजी कंपनी रखिएगा, निजी कंपनी मान लीजिएगा, ठीक है। निजी कंपनी के लिए 2 चाहिए और न्यूनतम पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर चाहिए, इसलिए मैंने बोला था एक बार ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन बी। रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट, NCLT की स्थापना किस वर्ष हुई? NCLT बनी थी 2016 में, ठीक है। इससे पहले कंपनी एक्ट हुआ करता था 1956 का, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो ये 2013 का कंपनी एक्ट, इससे पहले 2013 से पहले 1956 वाला कंपनी अधिनियम भारत में शासित होता था। 1 जून 2016
मैंने डेट भी मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट, एकल सदस्य कंपनी किस प्रकार की कंपनी है? 1 पर्सन कंपनी। ये एक नया प्रोविजन लेकर के आए हैं 2013 के एक्ट में, पहले नहीं होता था। पहले निजी कंपनी कम से कम 2 व्यक्तियों से बनती थी, अब 1 पर्सन कंपनी का भी लेकर के आए हैं प्रोविजन, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी से जुड़ा हुआ है, निजी कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक निजी कंपनी में न्यूनतम कितने निदेशक होते हैं? तो निजी कंपनी तो 2। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार CSR गतिविधियों पर कंपनी को अपने औसत लाभ का कितना प्रतिशत खर्च करना होता है? 2% आपको खर्च करना ही पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। CSR में अगर पूछ ले तो आपको 2% ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किस कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, मेजर होने चाहिए। ऑप्शन है, बस इतना ही काफ़ी है। कंपनी के पंजीकरण के लिए कौन सा दस्तावेज सबसे पहले फाइल किया जाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, संगम ज्ञापन, ज्ञापन पत्र। ऑप्शन है। नेक्स्ट, कंपनी सचिव का मुख्य कार्य क्या है? कंपनी की कानूनी अनुपालना सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंपनी को पंजीकरण के कितने दिनों के भीतर अपना पंजीकृत कार्यालय स्थापित करना होता है? तो 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड ऑफिस भी बनाना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन सी से आंसर होगा। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्वतंत्र निदेशक कौन होता है? स्वतंत्र निदेशक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपनी का बाहरी व्यक्ति जिसका कंपनी से कोई संबंध नहीं होता। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सेल कंपनी किसे कहा जाता है? तो सेल का मतलब है ऐसी कंपनी जो डॉक्यूमेंट में है, भौतिक रूप से जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, सिर्फ कागजों में मौजूद है। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, विदेशी कंपनी का अर्थ भारत के बाहर रजिस्टर्ड कंपनी। ऑप्शन ए, सीधा ही आंसर को जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत विलय और अधिग्रहण की प्रक्रिया कौन देखता है? विलय और अधिग्रहण, मर्जर और एक्विजिशंस की प्रक्रिया को देखता है NCLT। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंपनी में साझेदार की देयता सामान्यतः कैसी होती है? सीमित होती है, लिमिटेड होती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निजी कंपनी के लिए पेड अप कैपिटल पूंजी क्या है? अभी तक तो कोई लिमिट नहीं है, 2013 तक तो कोई भी लिमिट एक्ट में नहीं है। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निदेशकों की बैठक यानी कि डायरेक्टर की बैठक मीटिंग कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए? तो बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए 4 बार, तो हर तिमाही में होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शेयर पूंजी को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑथराइज हो सकती है, इशूड हो सकती है, इशूड सब्सक्राइब हो सकती है, पेड अप कैपिटल हो सकती है। तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डिबेंचर किसे कहा जाता है? मैं आपको बता दूं, डिबेंचर का मतलब होता है जब भी कभी कंपनी को ऋण की आवश्यकता होती है तो कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है लोन लेने के लिए, तो जनता में आवेदन करती है, तो उसे ही कहते हैं डिबेंचर। तो कंपनी द्वारा जारी किया गया ऋण का एक साधन होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वित्तीय वर्ष कब समाप्त होता है? तो फाइनेंशियल ईयर पढ़ लो, पूछा जाता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को पूरा होता है, तो 31 मार्च को पूरा होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विशेष प्रस्ताव को कितने प्रतिशत मतों से पारित किया जाता है? 75% मतों से पारित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कंपनी को एक कानूनी इकाई क्यों माना जाता है? एक व्यक्ति की तरह अधिकार और दायित्व रखती है, ये कर का भुगतान भी करती है,
ये अदालत में मुकदमा दायर कर सकती है और मुकदमा झेल सकती है। तो तीनों ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, वार्षिक साधारण बैठक यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम जिसे शॉर्ट में कहते हैं, कब आयोजित की जाती है? प्रत्येक वित्तीय वर्ष यानी कि प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति के 6 महीने के भीतर भीतर एजीएम को बुलाना ही होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निजी कंपनी में शेयर हस्तांतरण पर क्या प्रतिबंध होता है? तो निजी कंपनी में तो शेयर ट्रांसफरेबल होते ही नहीं है, शेयर सार्वजनिक रूप से नहीं बेचे जा सकते हैं, निवेशकों की अनुमति आवश्यक है, केवल मौजूदा शेयरधारकों को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सही बात, सभी बातें सही बता रहे हैं। नेक्स्ट, कंपनी का पंजीकरण होने का लाभ क्या है? अलग कानूनी पहचान बन जाएगी। जब तक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा तब तक कंपनी का सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं बनेगा। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंपनी का विघटन किसके माध्यम से किया जा सकता है? सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से, न्यायालय के आदेश से, ऋणदाताओं के अनुरोध पर। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कंपनी में निदेशक के चयन की प्रक्रिया कौन तय करता है? तो कंपनी के शेयर होल्डर तय करते हैं, ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अल्ट्रा वायर्स का क्या अर्थ होता है? अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है कंपनी का अधिकार क्षेत्र होता है उससे बाहर जाकर के काम करना, कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द कंपनीज पावर्स। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एक कंपनी के अधिकारों में से एक प्रमुख अधिकार है, कानूनी रूप से अनुबंध करने का अधिकार होता है कंपनी को, व्यक्तिगत संपत्ति रखने का नहीं अधिकार होता है। ये ऑप्शन है इसका सही आंसर है। कानूनी रूप से अनुबंध करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट है कंपनी को, क्योंकि कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शेयरधारकों के पास होता है? कंपनी में लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है, ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कंपनी का स्वामित्व किस प्रकार से निर्धारित होता है? शेयरधारकों द्वारा, निदेशकों द्वारा, सरकार द्वारा, कर्मचारियों द्वारा। तो अगर कंपनी का स्वामित्व तो शेयर होल्डर को ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच प्रमुख अंतर क्या है? प्राइवेट कंपनी के शेयर खुले बाजार में नहीं बिक सकते, पब्लिक कंपनी को अधिकतम 50 सदस्य की अनुमति होती है, प्राइवेट कंपनी का बोर्ड निदेशक नहीं हो सकता, ये भी गलत बात है, पब्लिक कंपनी को न्यूनतम एक नहीं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्राइवेट कंपनी के शेयर खुले बाजार में नहीं बिक सकते हैं। नेक्स्ट, यदि कोई कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो कौन दंडनीय होता है? कंपनी के निदेशक होंगे, वही कंपनी का संचालन करते हैं तो उन्हीं को लायबल होना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अब ये तो केस लॉज है, इसमें ये केस इंपॉर्टेंट है, सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी का पूछा जा सकता है। फिर मैं आपको बता दूं दूसरा फोज बनाम हार्बोटल का केस भी पूछा जाता है। रूल ऑफ मेजोरिटी इसका, एस्परी रेलवेज कैरेज बनाम रीचे का केस भी पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। केस लॉस तो डायरेक्ट वहीं से आप पढ़ लेना एक बार के लिए, मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो रोक के पढ़ लेना, वीडियो को रोक के पढ़ लेना। मैं धीरे धीरे इसकी स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये भी केस इंपॉर्टेंट है, लीज एयर फार्मिंग का केस कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब आपके सब्जेक्ट नंबर 3, इसका भी वेटेज आपके 2 नंबर का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आईटी एक्ट 2000 किस उद्देश्य से लागू किया गया? तो आईटी एक्ट का उद्देश्य है साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को वैधता प्रदान करने के लिए, डिजिटल सिग्नेचर को वैधता प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी बातें सही हैं, सभी उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, धारा 66 आईटी एक्ट 2000 किससे संबंधित है? ये आपत्तिजनक सामग्री का ऑनलाइन संचार, और इसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, फिशिंग का अर्थ क्या होता है? फिशिंग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी को चुराना, जैसे कि किसी भी अकाउंट को हैक कर लेना, उसकी निजी जानकारी को चुराना उसके बिना कंसेंट के। तो बैंकिंग विवरण चुराने का प्रयास करना। ऑप्शन ए ज़्यादा नज़दीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सा प्राधिकरण आईटी एक्ट 2000 के तहत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करता है? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, साइबर अपराध के लिए भारत साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय हैं। तो ऑप्शन बी CERT-in, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का मुख्य कार्य क्या है? साइबर विवादों का निपटारा करना। तो ऑप्शन बी साइबर विवादों का निपटारा करना। नेक्स्ट, ईमेल स्पूफिंग का मतलब होता है, आपको बताना है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, फर्जी ईमेल भेजना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, साइबर आतंकवाद किस सेक्शन में आता है? तो धारा 66 ऐप में आता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर आपको साइबर लॉ आपको लेकर के जाना है, सारे बेट आप लेकर के जाओगे, लेकिन इसके लिए आप आईटी एक्ट का लेकर के जाना, आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पैमिंग का क्या अर्थ है? स्पैम का मतलब होता है, ये तो आपके ईमेल में फोल्डर भी होता है, अनावश्यक ईमेल भेजना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, साइबर लॉ में डेटा ब्रीचिंग का क्या मतलब होता है? तो डेटा ब्रीचिंग का मतलब होता है डेटा का अनधिकृत उपयोग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्ट कहाँ दर्ज की जा सकती है? साइबर क्राइम सेल में की जा सकती हैं। नेक्स्ट, साइबर लॉ में बोटनेट का अर्थ क्या है? तो बोटनेट का मतलब होता है अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किए गए कंप्यूटरों का नेटवर्क। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर एक प्रकार का वायरस है जो फाइल को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आईटी एक्ट 2000 के तहत साइबर अपराधों से निपटने के लिए कौन सा ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया? साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस उपयोग किसके लिए किया जाता है? नेटवर्क पर उपकरण की पहचान करने के लिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, साइबर स्टॉकिंग का क्या अर्थ है? सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को बार बार परेशान करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर सर्ट की फुल फॉर्म भी आ गई, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, साइबर हमलों का पता लगाना और निवारण करना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सा साइबर अपराध इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहचान की चोरी करता है? तो ये फिशिंग होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, साइबर लॉ के तहत डीओएस हमले का उद्देश्य होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस का उद्देश्य होता है सर्वर को अस्थायी रूप से अनुपलब्ध करवाना। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, साइबर लॉ में लॉजिक बॉम्ब का क्या अर्थ है? तो लॉजिक बॉम्ब का मतलब होता है एक कोड जो किसी निश्चित घटना पर ट्रिगर होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
कौन सा साइबर अपराध वेबसाइट की सामग्री को अवैध रूप से बदलने से संबंधित है? तो वेबसाइट डिफेसमेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, साइबर अपराध की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है? हैकिंग आता है, फिशिंग भी आता है, चोरी नहीं आता है। चोरी आईपीसी में कवर होती है। नेक्स्ट, साइबर अपराधों की सुनवाई के लिए किस न्यायालय को अधिकार दिया गया है? साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण, साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ? 2000 में लागू हुआ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग क्यों किया जाता है? दस्तावेज की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, साइबर अपराध और पारंपरिक अपराध में मुख्य अंतर क्या है? साइबर अपराध ऑनलाइन होते हैं जबकि पारंपरिक अपराध भौतिक रूप से किए जाते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में कौन सी तकनीक डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करती है? फायरवॉल करती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसको ध्यान में रखना है। साइबर लॉ में नेट न्यूट्रलिटी का क्या अर्थ है? सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को समान डेटा गति मिलनी चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मेलवेयर का उद्देश्य क्या होता है? मेलवेयर का मतलब होता है उपयोगकर्ता के सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्पूफिंग का अर्थ क्या उद्देश्य है? तो इसका मतलब होता है किसी अन्य व्यक्ति की पहचान का उपयोग करना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? नेटवर्क को अवांछित एक्सेस से बचाने के लिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, डेटा प्राइवेसी का महत्व क्या है? उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सर्वर को बाधित करना और उसे अनुपलब्ध बनाना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सार्वजनिक कुंजी यानी कि पब्लिक की और निजी कुंजी यानी कि प्राइवेट की किस प्रकार के एन्क्रिप्शन में उपयोग की जाती है? तो ये एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में उपयोग की जाती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, फिशिंग हमलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी चुराना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सा साइबर अपराध फेक न्यूज फैलाने से संबंधित है? ऑनलाइन डिफेमेशन, ऑप्शन बी। रैंसमवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? रैंसमवेयर एक प्रकार का वायरस है, उपयोगकर्ता के डेटा को लॉक करना और फिरौती की मांग करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, डीप फेक तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो डीप फेक नकली वीडियो और ऑडियो बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के दौरान किस प्रकार का साइबर अपराध तेजी से बढ़ा है? फिशिंग बढ़ा था, ऑप्शन ए। फिशिंग का मतलब होता है बैंक अकाउंट को खाली करना यानी कि हैक करके लोगों के पैसे लूटना, ऑनलाइन तरीके से फ्रॉड करना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े अपराध किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आता है साइबर धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 41, किस प्रकार का साइबर अपराध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नकली प्रोफाइल बनाने से जुड़ा है? इम्पर्सनेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डॉक्सिंग का अर्थ क्या है? डॉक्सिंग का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की जानकारी को ऑनलाइन सार्वजनिक करना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सीधे ही सवालों के जवाब बता रहा हूँ आपको, टाइम वेस्ट किए बिना। आप अदर ऑप्शंस को भी देख सकते हो एक बार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर साइबर अपराध किस प्रकार होता है? नकली पुरस्कारों के माध्यम से धोखाधड़ी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, बोटनेट अटैक का उद्देश्य क्या है? बोटनेट का उद्देश्य होता है कंप्यूटर नेटवर्क को संक्रमित करना और समन्वित हमले करना,
ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अब ये केस लॉज है, जो ये केस लॉज ये तो पूछा गया था AIB 18 में, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अभी पूछा गया AIB 18 में, श्रेया सिंघल वाला। श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस किससे संबंधित है? IT एक्ट की धारा 66A, जिसे असंवैधानिक घोषित किया गया है, सॉरी संवैधानिकता से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, पुत्तस्वामी का केस भी आप ध्यान में रखोगे, ये भी पूछा जा सकता है, गोपनीयता से संबंधित है, निजता से संबंधित, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। गौतम गंभीर वाला भी फेक सोशल ऑनलाइन डिफॉर्मेशन से संबंधित है, नहीं ये तो ऑप्शन डी, स्पूफिंग और इम्पर्सनेशन से संबंधित है, ये नहीं पूछा जाएगा वैसे इतना, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ये वेलोर वाला केस पूछा गया है AIB 18 में, ठीक है, ये अभी पूछा गया है, लेटेस्ट केस है, तो आपको ध्यान में रखना है। विद्यापति वेलोर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस किससे संबंधित है? डेटा राइट टू बी फॉरगॉटन, ऑप्शन ए। पुट्टुस्वामी का केस पूछा जा सकता है, ये भारत के न्यायमूर्ति हैं पुट्टुस्वामी, तो ये गोपनीयता राइट टू प्राइवेसी को लेकर के ज़्यादा ही गंभीर बने हुए हैं। अनीता खत्री वाला नहीं पूछा जाएगा, श्रेया सिंघल का पूछ लिया एग्जाम में, एक बार आप देख लेना, एक बार के लिए आप केस लॉज को भी नहीं पूछा जाता है, वैसे रेयर केसेस में पूछा जाता है, फिर भी आप देख लेना, मैं प्रोवाइड करा लूँगा। सब्जेक्ट नंबर 4 एनवायरमेंटल लॉ, पर्यावरणीय विधि, ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का वेटेज रखती हैं, 2 नंबर का वेटेज रखती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 48A, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घटना के बाद लागू किया गया था? जो एक्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये लागू हुआ था भोपाल गैस त्रासदी के बाद में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सतत विकास का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन को स्थापित करना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रभाव आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? 1974 में लागू हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष किस अधिनियम के तहत हुई? तो ये अलग से एक्ट बना हुआ है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय संसाधनों की सार्वजनिक सुरक्षा करना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, पेरिस समझौता किस विषय से संबंधित है? तो ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के हुआ था, जलवायु परिवर्तन, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना आप, निम्नलिखित में से कौन सा केस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के MC मेहता के केस फेमस थे, तो MC मेहता बनाम भारत संघ का मामला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जब आप पढ़ो और केस लो आ जाए, MC मेहता हमेशा ही पर्यावरण के मुद्दे उठाते थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है प्रदूषण करने वाला व्यक्ति मुआवजा यानी कि क्षतिपूर्ति देगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, RL&ES ग्रीनवर्ल्ड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ केस किससे संबंधित है? तो ये जैव विविधता नहीं, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जैव विविधता के संरक्षण के लिए लागू किया गया है? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, स्टॉकहोम, ये पूछा जा सकता है, स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो ये हुआ था 1972 में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, और डेट भी दे रखी है 5 जून 1972। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उद्देश्य क्या है? वन भूमि में गैर वाणिज्यिक उपयोग को विनियमित करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपील प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1997 को हुई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 26 मार्च 1997 डेट भी दे रखी है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 किससे संबंधित है? आदिवासी क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रबंध करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ये पूछा जा सकता है, रियो डिक्लेरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 का मुख्य उद्देश्य वायु गुणवत्ता की निगरानी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये भी पूछा जा सकता है, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया गया था? 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट में दे रखा है, पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण की परिभाषा में क्या शामिल है? सभी आएंगे, जल, वायु, भूमि, सभी जीवित प्राणी, पर्यावरणीय घटकों के बीच अंतर्संबंध। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू किया गया? पूछा जा सकता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ध्यान में रखना है आपको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है? तो वायु प्रदूषण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एमिकस क्वेरी का मतलब है न्यायालय का मित्र। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एमसी मेहता बनम कमलनाथ, ये तो पूछा गया AB 18 में, केस किससे संबंधित है? तो ये केस है वन भूमि का दुरुपयोग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के तहत दिन और रात के समय की अनुमेय ध्वनि परमिसिबल लिमिट क्या है? दिन के समय 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो मैंने मेंशन भी कर रखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का उद्देश्य क्या है? संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर जैव विविधता की रक्षा करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नदी जोड़ परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संसाधनों का समान वितरण करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में सतत विकास सिद्धांत को मान्यता दी? तो केस था नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, पर्यावरणीय अधिकार किस अनुच्छेद के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माने गए हैं? अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट, भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 किसका प्राथमिक उद्देश्य है? जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का मुख्य चरण कौन सा है? तो इसका मुख्य चरण है प्रारंभिक पर्यावरणीय जांच करना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वायुमंडलीय प्रदूषण को रोकना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जैव विविधता अधिनियम 2002 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया? तो अनुच्छेद 253 आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 253। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का मुख्य विषय क्या था? मानव और पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किस सिद्धांत को एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में अपनाया? पॉल्यूटर पेज सिद्धांत को अपनाया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एमसी मेहता बनाम भारत संघ केस किससे संबंधित है? तो ये गंगा नदी प्रदूषण से संबंधित है। अब ये तो सभी पर केस लेकर के आए थे, ताजमहल पर भी लेकर के आए हैं। एमसी मेहता बनाम कमलनाथ केस का सिद्धांत किसे AIB 18 में पूछा गया है? सतत सावधानी का सिद्धांत नहीं, इसका ऑप्शन होगा, देख लेते हैं एक बार क्या है। सार्वजनिक न्याय सिद्धांत, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ऑप्शन ए पूछा गया है AIB 18 में। किस लॉज, एक बार इसके तो देख ही लेना आप क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, ये बेदखली के खिलाफ अधिकार। ऑप्शन सी। और फिर उसके बाद में सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, तो ये है आपके जीवन का अधिकार। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फिर TN गोदावर्मन, ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है। तृणमूल पद बनाम भारत संघ, TN वाला वनों का जैव विविधता का संरक्षण, वनों का संरक्षण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, केस लॉज को एक बार देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको वेलोर वाला ये पूछा गया है AIB 18 में, अभी पूछा गया था लास्ट ईयर के एग्जाम में कि इसमें कौन से सिद्धांत हैं? पॉल्यूटर पेज सिद्धांत है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी है। ये भी पूछा गया है, इसको लेकर के पूछा गया था, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को लेकर के पूछा गया था। एमसी मेहता बनाम भारत संघ, तो ये किस शहर, दिल्ली शहर के लिए था। गोपालन स्वामी तमिलनाडु राज्य, वन्य जीव संरक्षण, सेंटर फॉर पीआईएल बनाम भारत संघ, पर्यावरण प्रभाव आकलन। इस तरह से आपको केस लॉज पर्यावरण के तो ध्यान में रखने ही है। चलिए नेक्स्ट, आपके लास्ट सब्जेक्ट लैंड एक्विजिशन एक्ट, इसको भी अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर का पोर्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को भारत में कब लागू किया गया? तो इसकी डेट है 1 जनवरी 2014। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 किस अनुच्छेद के तहत आता है? आर्टिकल 300A। ऑप्शन ए, सॉरी डी, ऑप्शन डी आर्टिकल 300 है। पहले आपके 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, अब आपके फंडामेंटल राइट सिर्फ 6 ही हैं। एक को हटा दिया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है, तो उसको क्या बनाया? उसको कानूनी अधिकार बनाया है। कानूनी अधिकार का मतलब होता है जिसे सरकार जब चाहे छीन सकती है आपसे। नेक्स्ट, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना, उचित मुआवजा देना, पुनर्वास और पुनर्स्थापन करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजन की परिभाषा में कौन सा शामिल नहीं है? निजी अस्पताल का निर्माण शामिल नहीं है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है? 5 वर्ष है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन सा अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को प्रतिस्थापित करता है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का एक्ट।
ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में पुनर्वास और पुनर्स्थापन अवार्ड यानी कि पंचाट का आदेश कौन पारित करता है? हमेशा ही कलेक्टर करता है, ध्यान में रखना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये पूछा गया AIB 18 में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में न्यूनतम कितनी सहमति आवश्यक है जब भूमि निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहित की जाए? अभी पूछा गया लास्ट ईयर के एग्जाम में, 80%, ऑप्शन डी। तो पूछा जा सकता है सार्वजनिक कंपनी, तो आप ध्यान में रखना निजी सार्वजनिक 70%। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत पारदर्शिता और पुनर्वास को बढ़ावा देने का प्रावधान किसके लिए है? तो विस्थापित परिवारों के लिए है, ऑप्शन बी, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत किसानों और प्रभावित परिवारों को कितनी बार मुआवजा दिया जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में पुनर्वास का क्या अर्थ है? विस्थापित लोगों को आजीविका देना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, नहीं, विस्थापित परिवारों को नए स्थान पर बसाना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत कितने वर्षों तक अधिग्रहित भूमि का उपयोग नहीं होने पर इसे मूल मालिक को लौटाना होगा? 5 वर्षों का प्रावधान दे रखा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का अनुपालन न करने की स्थिति में कानूनी चुनौती कितने दिनों के भीतर दी जा सकती है? तो इसके लिए तो 3 मंथ है वैसे, लेकिन आपको 60 दिन भी ध्यान में रखना होगा। हाँ, 60 दिन है, ठीक है। अधिकतम आपको इसमें ध्यान में रखना है कितने दिनों के लिए, तो 60 दिनों के लिए आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला कलेक्टर की होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार करने में कितना समय? 3 महीने लगता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करने के लिए 6 महीने का समय लगता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक बार के लिए आप क्रॉस चेक कर लेना। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत पुनर्वास और पुनर्स्थापन की मंजूरी देने के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? जिला पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत प्रभावित परिवार की परिभाषा में कौन शामिल है? भूमि मालिक, पट्टेदार, भूमिहीन, मजदूर, ये सभी आते हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत न्यूनतम मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का कितना गुना होता है? 4 गुना होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में मुआवजे का भुगतान कितने समय के भीतर करना होगा? 12 महीनों के भीतर करना होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नहीं, इसको भी से एक बार क्रॉस चेक कर लेना। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के 13 में मुआवजे का भुगतान कितने समय में करना होगा? 3 महीने, देख लेना आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत प्रभावित परिवारों को मुआवजा कितने समय के भीतर दिया जाना चाहिए? तो इसके लिए 1 वर्ष है। हाँ, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में मुआवजे भुगतान कितने समय के भीतर करना होगा? 3 महीने। और बिल्कुल प्रभावित परिवारों को 1 वर्ष के भीतर, लेकिन फिर भी एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, डाउट नहीं रहना चाहिए। अधिनियम के तहत मैं भी आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके। अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि को उसके मूल मालिक को कितने वर्षों में वापस किया जा सकता है यदि उसका उपयोग नहीं होता है? 5 वर्ष पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है शायद AIB 18 या 17 में। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में विशेष न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो मुआवजे के विवादों का निपटारा करना, पुनर्वास और पुनर्स्थापन मामलों का समाधान करना, भूमि अधिग्रहण से संबंधित अन्य विवादों को समाधान करना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट,
पुनर्वास और पुनर्स्थापन में किन पहलुओं को शामिल किया जाता है? आवास और आजीविका, मुआवजा, नहीं, ऑप्शन ए होगा, आवास और आजीविका। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस स्थिति में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत अधिग्रहण प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है? जब भूमि का उपयोग निर्धारित समय सीमा में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, न्याय संगत मुआवजा तय करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में किस अवधारणा का उपयोग किया गया है? बाजार मूल्य की अवधारणा का उपयोग किया गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस स्थिति में भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता? जब प्रभावित व्यक्तियों की सहमति प्राप्त नहीं होती हो तब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम एक बार के लिए पढ़ लो। द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटाइजेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि अधिग्रहण के बाद प्रभावित परिवारों का पुनर्वास नहीं किया गया तो क्या होगा? अधिग्रहण की प्रक्रिया अवैध मानी जाएगी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत क्या होता है यदि भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य अधूरा रह जाता है? तो भूमि मालिक को वापस लौटानी पड़ेगी, तो ऑप्शन सी, भूमि मालिक को भूमि वापस दी जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाषा किस प्रकार की परियोजना को शामिल करती है? बुनियादी ढांचा, शैक्षणिक और स्वास्थ्य परियोजनाओं को शामिल करती हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, फिर आगे आपके सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज आपको एक बार के लिए देखना है। सिर्फ किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत अनुचित मुआवजे की समस्या को लेकर के टिप्पणी की थी? तो केशवानंद भारती का केस है, केटी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस, देवचरण बनाम उत्तर प्रदेश का केस था। पब्लिक पर्पस की व्याख्या की गई थी RL अरोड़ा वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। फिर PAL, भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य केवल जनहित होना चाहिए, PAL नहीं है, जनहित होना चाहिए, ये बोला गया था स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरदयाल सिंह के केस में। फिर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको पूछा जा सकता है, तो ये है आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। फिर आपके आता है कौन सा सुप्रीम कोर्ट का मामला अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के सहमति की आवश्यकता पर आधारित है? तो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेज मनोहर लाल एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा कि अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार को संरक्षित करता है? केस था केटी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका। एमिनेंट डोमिनियन सिद्धांत पर सुप्रीम कोर्ट का कौन सा प्रमुख मामला है? स्टेट ऑफ बिहार कामेश्वर सिंह, ये पूछा गया है EIB 18 में, ये अभी पूछा गया है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है। ये इसको पूछा गया था, स्टेट ऑफ बिहार कामेश्वर सिंह को पूछा गया था। तो केस लॉज से भी आते हैं, इसलिए मैंने PDF में केस लॉज भी डाले हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 की वैधता पर सवाल उठाने वाला मामला कौन सा था? तो ये हो सकता है अफलातून लिमिटेड वर्सेज गवर्नर ऑफ दिल्ली हो सकता है। भूमि अधिग्रहण और अनुच्छेद 14 के बीच संघर्ष का ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना आप एक बार के लिए। केस आपके स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बेला बनर्जी। अनुच्छेद 14 और भूमि अधिग्रहण के बीच संघर्ष का निपटारा किस मामले में किया गया था? तो ये केस था स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेज बेला बनर्जी। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण में प्रभावित लोगों की सहमति आवश्यक है? ये भी पूछा जा सकता है। उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वर्सेज सुपई मुंडा। तो ये आपके थे कुल 5 सब्जेक्ट, जिनका वेटेज था 2।
तो ये कुल मिला के हो जाते हैं 10 मार्क्स के। तो 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो 10 नंबर बहुत ज़्यादा मार्जिन रखते हैं एग्ज़ाम को पास होने में। सीधे सवाल आते हैं, अक्सर इन सब्जेक्ट को कवर करके स्टूडेंट नहीं जाते हैं, इनको स्किप कर देते हैं और मेजर पार्ट को पढ़ के जाते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के जाते हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस को पढ़ के जाते हैं। और ये वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, फैमिली लॉ को भी पढ़ के जाएंगे, पीआईएल देख लेंगे, फिर ये वाले सब्जेक्ट रह जाते हैं, कंपनी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट और साइबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये रह जाते हैं और यही पासिंग सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना, यही पासिंग सब्जेक्ट है, सीधे सवाल आते हैं। एक बार के लिए पीडीएफ देख लो और अच्छे से रीड आउट कर लो। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो डाउनलोड कर लेना। 19 तारीख है आज को छोड़ के 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 3 दिन आपके पास में है। 3 दिन में भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से 3 भागों में बांट लो। पहली कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस 46 मार्क्स की रहेगी, एक दिन में कवर कर लो। फिर आपके सेकंड और थर्ड कैटेगरी फैमिली लॉ, बिजनेस लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, एमवी एक्ट, सीपी एक्ट, पीआईएल, एडवोकेट एक्ट, एडीआर, टैक्सेशन लॉ, लेबर लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये कुल मिलाकर के आपके हो जाएगी 21 मार्क्स और 23 यानी कि 44 मार्क्स की हो जाएगी। 2 दिन में आप ये कवर कर लो, दूसरे दिन यानी कि 20 तारीख को। फिर 21 तारीख को आप या तो फिर ये आज ही कर लो, ये तो 1 घंटे का ही काम है, अगर 1 घंटे पढ़ ले तो ये हो जाएगा इससे। फिर उसके बाद पीएएल, एडवोकेट एक्ट, एडीआर, टैक्सेशन लॉ, लेबर लॉ, इन सब की वीडियो आपको मेरी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो इनको स्किप करके मत जाना, एक बार के लिए पढ़ के जाना, बेनिफिशियल रहेगा। और मैंने अपने चैनल पर EIB 17, 18 के पेपर भी सॉल्व करवाए हैं, तो उनको भी देख के जाना, फ़ायदा मिलेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन। तो 3-4 नंबर का या तो 5 या 6 नंबर का फ़ायदा निश्चित तौर पर मिल जाएगा। पेपर पैटर्न कैसा आएगा वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। धन्यवाद।